आज पढ़ते हैं पाठ जूझ। आनंद यादव के द्वारा लिखा गया अपनी वितान का दूसरा पाठ जो है जूझ पाठ देखते हैं। जूझ पाठ जो है वो उपन्यास की आत्म कथ्यात्मक शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? आत्म कथ्यात्मक शैली में। अब जूझ पाठ जो है वो आनंद यादव के द्वारा मराठी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया है? मराठी भाषा में। अब इस पाठ का अनुवाद जो है हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो वो हिंदी अनुवाद जो है वो केशव प्रथम वीर। किसने किया है? केशव प्रथम वीर। जूझ का अर्थ है संघर्ष। जूझ का अर्थ क्या है? संघर्ष। जूझ जो पाठ है वो बच्चे के एक संघर्ष समय जीवन पर आधारित है, जो प्राय ग्रामीण क्षेत्र से होता है। ये हो जाएगा। तो जूझ का अर्थ क्या है? संघर्ष। अब लेखक अपने पाठ का प्रारंभ करता है कि जब मैं चौथी कक्षा पास आउट होता हूँ तो पाँचवीं में आते ही मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल से या विद्यालय से यानी पाठ में जो नाम आया है पाठशाला, उनसे क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, निष्कासित कर लेते हैं और खेत के काम में लगा देते हैं। अर्थात उनके पिताजी जो थे, जिसका प्राय पाठ में नाम आया है दादा। दादा किसको संबोधित किया गया पाठ में? पिता को। नाम क्या होता है? रतनपा। क्या नाम होता है पिताजी का? रतनपा नाम होता है। वो पूरे दिन आराम से बाजार में घूम सके, खेत में उन्हें पानी न देना पड़े, पशु न चराने पड़े, और पूरे दिन वो बाजार में क्या काम करते हैं? जो रखमा बाई है उन्हीं के पास पूरा दिन गुजार देते हैं। इसी के चलते उन्होंने लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी। एक ही दिन जून का महीना होता है, दोपहर को सब सोए हुए होते हैं। उनकी माँ जो थी वो घर का काम कर रही थी, यानी कड़े थाप रही थी, कड़े बना रही थी, गोबर के जो उपले होते हैं वो बना रही थी। लेखक प्राय बाल्टियां भर भर कर अपनी माँ को पानी दे रहा था। तभी वो अपने मन की बात कहता है कि मुझे पढ़ना है, तुम पिताजी से बात करो ना। तो लेखक की माँ जो थी खुद ही लेखक को 7वीं तक पढ़ाने की उनकी भी इच्छा थी, लेकिन लेखक की माँ में ये हिम्मत नहीं थी कि वो उनके पिताजी को कह सके। उन्हें पता था कि पढ़ाई की बात करते ही वह व्यक्ति जो है गुरीले सुअर की तरह चिकारता है या फिर गुरीले सुअर की तरह बोलता है। अर्थात यदि लेखक को पढ़ाई के लिए पाठशाला भेज दिया जाएगा तो पिताजी को पता है कि उनकी स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाएगी, फिर खेत का काम करना पड़ेगा। अब लेखक अपनी माँ से कहता है कि अब तो कोई काम नहीं है, दीपावली बीत चुकी है। दीपावली बीत चुकी है और खेतों में जो कोल्हू चलता है, कोल्हू क्या काम करता है? गन्ना निकालना, गन्ने, जिसको प्राय पाठ में क्या नाम दिया गया? ईख। ईख किसको कहते हैं? गन्ने को। लेखक के खेत में कोल्हू सबसे पहले क्यों चलता होगा? तो लेखक के पिताजी जो थे यानी दादा, जिसका नाम पिता बोलेंगे अपन रतनपा, वे एक सोचते थे कि जब बाजार में चारों ओर से गुड़ आ जाएगा तो हमारे गुड़ को कौन पूछेगा, क्योंकि उस समय बाजार में 3 प्रकार के गुड़ आया करते थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इनके जो गुड़ होते लेखक के घर का वो तृतीय श्रेणी का होता, लेकिन ये लोग गुड़ जल्दी निकालते इसलिए बाजार में इनका गुड़ जल्दी आता, और जो चीज बाजार में जल्दी आती है उसके भाव भी तेज होते। लेखक कहता है पिताजी का काफी हद तक मानना ठीक भी था, क्योंकि जो बाजार में पहले गुड़ आएगा तो भाव अच्छे मिल जाएंगे, अर्थात अच्छे उत्पादन का उन्हें कोई लेना देना नहीं था, उनका जो भाव है वो अच्छा मिलना चाहिए। तो अब तो कोल्हू भी चल चुका है, खेतों में ईख की कटाई हो चुकी है, गुड़ का काम भी पूरा हो चुका है, 3 प्रकार गुड़ निकलते हैं, अब कोई काम नहीं है, आप पिताजी से पूछो। उनकी माँ जो होती है जो कड़े बना रही है और लेखक बाल्टियां भर भर कर उपले बनाने के लिए, तो ठीक है चलो क्या करें, तू बता मैं करूं क्या, क्योंकि तेरे बाप को जब पढ़ने के लिए कहते हैं तो उनको एक चढ़ती है और एक उतरती है।
तो लेखक जो है अपना आनंद यादव ये बात रखता है कि अपने को चलना चाहिए दत्ताजी राव देसाई के पास, वही व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है। ये कौन है? दत्ताजी राव देसाई के खेत प्राय इनके पिताजी पहले बोया करते थे, एक प्रकार से इनके मालिक थे दत्ताजी राव जो है किनके, रतनपा की, अर्थात रतनपा यानी लेखक के पिताजी इनके मड़ा, पाठ में मड़ा नाम आया हुआ है, मड़ा का अर्थ खेत है, खेत की बुआई करते थे। वही व्यक्ति हमारी समस्या का समाधान कर सकता है कि ठीक है। तो कहता तो चलते, लेकिन माँ ने ऊपरा ऊपरी लेखक का मन रखने के लिए कह दिया, लेकिन माँ के मन में जो पिताजी का डर बैठा हुआ था वो स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा था। एक शाम दोनों माँ बेटे जाते हैं, रात 1 घड़ी बीत जाने पर, घंटे से बहुत कम समय, छोटे रूप में 1 घड़ी, 32 घड़ी प्राय 24 घंटे में होती है। रात 1 घड़ी बीत जाने पे जाते हैं। लेखक की माँ जो थी दीवार के पास बैठकर दत्ताजी राव को सारा माजरा सुना देती है कि इनके पिताजी ने अपनी खुशी के लिए इसकी पढ़ाई छुड़ा दी है, वो पूरे दिन आवारगी बाजार में करते रहे और कोई काम तो खेत में करते नहीं है, खेत में पानी देना, ढोर चराना, सारा काम यह करता रहे, इसीलिए पढ़ाई छुड़ा दी है, आप उन्हें समझाएं तो बच्चा पढ़ ले। दत्ताजी राव कहते हैं कि शाम को जैसे ही वे आते हैं मेरे घर भेजना, मैं उनकी अच्छी खबर लूँगा, और हाँ वो आने के बाद घंटे भर पीछे, ए छोरे तू भी आ जाना। छोरे किसके लिए कह रहा है? लेखक के लिए। उठते उठते लेखक और उनकी माँ कहती है कि आप ये मत कहना कि हम शिकायत करने आए थे, कह देना कि कोई साग भाजी देने आए थे, अर्थात कच्ची सब्जी जो है वो पहुंचाने के हिसाब से आए थे। तो दत्ताजी कहते हैं कि मुझे जो ठीक लगेगा मैं कह दूंगा, आप उन्हें भेज देना। आगे चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। अपने सामने है रात 2 घड़ी बीत जाने के बाद दादा यानी पिता रतनपा का गांव से हड़ीड़ मारते हुए आना, और माँ द्वारा वक्तव्य क्या कहा गया है। जैसे ही उनके पिताजी घर आते हैं उनकी माँ कहती है कि सरकार ने आपको बुलाया है, मैं आज वहां पर साग भाजी देने गई थी, साग भाजी देने गई थी, तो वहां पर सरकार से बुलावा आया है कि तेरा मालिक कई दिनों से आया नहीं है। तो अधीरता के साथ इनके पिता पूछते हैं वो काम वाम था क्या, कि वो तो मुझे बताया नहीं उन्होंने, आपको बुलाया है। तो कहते हैं कि तू रोटियां सेक, तब तक मैं उनके यहाँ हो आता हूँ, और यदि गणप्पा आ जाए तो उन्हें खेत में भेज देना, पहले ही भेज देना, मेरे आने से पहले यदि गणप्पा आ जाए तो खेत में भेज देना। वो जाते हैं, और पिताजी के जाने के बाद घंटे भर पीछे माँ लेखक को भेजती है, और लेखक जाकर कहता है कि आपको जीमने बुला रही है माँ, यानी रोटियां खाकर आए नहीं पिताजी। तो दत्ताजी राव कहते हैं बेट अभी तो तुम्हारे पिताजी आए हैं, पूरी बात ही नहीं हुई। फिर धीरे धीरे उनकी आपस में सेटिंग थी पहले दत्ताजी राव की और लेखक की कि सॉरी कितने पढ़ता है, कि पहले पढ़ता था 5वीं में, अब पिताजी ने स्कूल से निकाल लिया है, कि क्यों रे रतनपा। और इतना कहकर लेखक कहता है कि दत्ताजी राव ने यानी सरकार ने मेरे पिताजी की अच्छी वली हजामत की, यानी क्लास ली, कि छोरे की जिंदगी खराब करेगा वो करेगा। लेखक यहाँ क्या कहता है, मेरे पिता ने अचानक मुझ पर धावा बोल दिया, कैसे, ये प्रश्न ठीक बनता है। तो पिताजी कहते हैं कि क्या करें, आवारगी करता है, कभी सिनेमा देखने जाता है, कभी जुआ खेल लेता है, कभी कड़े बेचता है, यानी गोबर के उपले बेच देता है, मन की मर्जी करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। इसकी गलत आदतों के चलते ही मैंने इसे निकाल दिया था। लेखक कहता है मैं करूं क्या, अचानक पिताजी ने मेरे ऊपर धावा बोल दिया। तो लेखक ने क्या किया, उपाय क्या किया होगा। तो लेखक क्या करता है, आधा सच बराबर आधा झूठ मिलाकर ठोक दिया, पिताजी के ऊपर वापस धावा बोल दिया कि 1-2 बार कोई जुए में सट्टा लगा दिया, 1-2 बार सिनेमा खेल लिए, पिताजी कपड़े लाते नहीं है, माँ जो कड़े थापती है उनको बाजार में बेचकर अपने लिए कपड़े लाए थे, अब नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, सुधर जाऊंगा, सारी समस्या हल हो जाएगी, पढ़ने जाऊंगा, आज से बंद है सारी आवारगी, और क्या इलाज करे बेचारा। तो कहता है कि मास्टर जितनी फीस हो भर देना, कल से स्कूल जाना, और पूरी की पूरी साल जो है वो बस जाएं, अर्थात जी जान से मेहनत करना। यह कहकर जैसे वो रवाना हो जाते हैं, लेखक कानों में सुनता है कि उनके पिताजी को
रतनप्पा को कह रहे थे दत्ताजी राव कि बच्चा है, छोड़ दीजिए ना, कोई एक दो गलती से क्या इसकी जिंदगी खराब कर देगा। ठीक है, दृश्य समाप्त हो जाता है। अब आता है अपने सामने घर का दृश्य। घर का दृश्य क्या है, पिताजी आते हैं, शर्त रखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए पिताजी ने विद्यालय भेजने की क्या शर्तें रखी थी लेखक के सामने। शर्तें ये थी कि यदि जरूरी काम होगा तो स्कूल से गैर हाजिर या अनुपस्थित रहेगा। यदि जरूरी काम होगा खेत में तो गैर हाजिर रहना पड़ेगा, मंजूर। दूसरी बात, विद्यालय कितने बजे लगता है, 11 बजे। 11 बजे तक खेत में पानी देना होगा, पशु चराने होंगे, छुट्टी होने के बाद तुरंत खेत में आना होगा। यदि आवारगीकर्ता कहीं गांव में मिल गया तो वहीं ठोक दूंगा। ऐसी पढ़ाई कोई आवश्यकता नहीं। यदि शर्तें मंजूर हैं ये सारी तो पढ़ने चले जाएं। लेखक सोचता है पूरे दिन धूप में जलने से अच्छा है कहीं से कहीं 11 से 5 बजे तक या 4 बजे तक तो छाया में बैठा रहूंगा। और इस खेती के काम से तो गुरु की छड़ी है, शिक्षक की छड़ी है, वही अच्छी है। पहले ही दिन पाठशाला जाता है, गली के 2 बच्चों के अलावा कोई जान पहचान का नहीं होता है। और पाठशाला में जाकर जैसे बैठता है, एक चौहान का बच्चा जो होता है वो लेखक का जो गमछा होता है वो खींच लेता है। लेखक की स्थिति कैसी हो जाती है, तो लेखक क्या कहता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है, लेखक कहता है कि मेरी पाठशाला मुझे ही चिड़ियों की तरह मार रही थी या चोंच मार रही थी। चोंच मारने का क्या अर्थ है, अर्थात लेखक ने जो कपड़े पहन रखे थे, बच्चे उनके कपड़े को अर्थात जो धोती थी उनको खींचने का प्रयास करते हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुएं का छोटा बच्चा होता है और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, यही कंडीशन हो जाती है। लेखक को लगता है कि मेरी पाठशाला ही मुझे खा रही है या चोंचे मार रही है, इससे अच्छा अपना खेत है, कोई कहने वाला नहीं है, काम करो आराम से। इस प्रकार पहले ही दिन लेखक के मन में उदासी का भाव आ जाता है। 2 पतले लड़के गली के जो शेर पेट के थे या फिर मान लीजिए परिचित थे, वो तो खुद दुबले थे, उनका कोई विरोध नहीं कर रहे थे। लेखक को लगा कि मेरा गमछा जो फट जाएगा, लेकिन उतने में ही एक एंट्री होती है शिक्षक की और नाम होता है रणन वरे। रणन वरे वामन कवि की कविता पढ़ा रहे थे, इसका अर्थ है वो हिंदी शिक्षक थे। और सबसे पहले दिन जो अपने लेखक आनंद यादव की भेंट होती है वो किन से होती है, रणन वरे से। और रणन वरे कहते हैं कि गमछा किसका है, कि मास्टर मेरा है। कि तू कौन, कि मैं जकाते। तो लेखक ने अपना नाम क्या बताया है, जकाते। तो लेखक का नाम क्या था, जकाते। अब लेखक को आनंद या आनंदा नाम विद्यालय से मिला था। जो शिक्षक थे उन्होंने ही इस जकाते को या लेखक को आनंदा नाम दिया था। और आनंदा से क्या बन गया, आनंद यादव। आई बात समझ में। तो जकाते नाम बताया कि गमछा यहाँ क्यों रखा है, कि मास्टर इस बच्चे ने रख दिया कि चौहान का बच्चा तो खुद बदमाश है, उसी तरफ चले जाते हैं। फिर आते हैं मंत्री मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में। और मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे, गणित। क्या पढ़ाते थे, गणित विषय के थे। बच्चों में मंत्री मास्टर के प्रति बहुत ज़्यादा भय या फिर मान लीजिए आंतक छाया हुआ था। वे प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, गुस्सा लगाते। एक ही डुक में बच्चों की दहशत जो थी ये एकदम खतरनाक होती है उनकी। और गणित के सवाल प्राय पास बैठाकर हल कर देते, समझ में आता तो ठीक है, जिनके किसी प्रकार नहीं आता तो फिर उनके गर्दन पकड़कर उनकी मार जो होती उनसे समझ में आ जाता। ये थे मंत्री मास्टर। एक शिक्षक होते हैं उनके, जिनका नाम होता है सौदलगेकर। सर्वाधिक लेखक के जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो सौदलगेकर का पड़ता है। ये मराठी पढ़ाते थे। और एक ही व्यक्ति को कैसे कविता लिखनी चाहिए, कविता में कौन कौन से लय, ये गति आदि छंदों का कौन सी जाति का छंद प्रयोग में लिया जाए, कविता कैसे गानी चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने सौदलगेकर से सीखी थी। ये मराठी के शिक्षक थे। और लेखक के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव किस व्यक्ति का मिलता है आपको, सौदलगेकर का। आगे बढ़ते हैं। वसंते पाटिल लेखक का सहपाठी होता है। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कमज़ोर होता है, लेकिन वसंत पाटिल जो है गणित में बहुत होशियार होता है। लेखक कहता है कि वो घर से ही बहुत सारे प्रश्नों के हल करके लाता था, या उनके उत्तर जो हैं या फिर उनको मिला के लाता था। अब ये अपने गणित के शिक्षक जो थे मंत्री
मास्टर, जो बच्चे शैतान होते उन्हें बोलने का अवसर नहीं देते, क्योंकि उनका भय जो था वो छाया हुआ था। जो अच्छे पढ़ते उन्हें शाबाशी मिलती। वसंत पाटिल को क्या करते हैं, कक्षा प्रमुख के या फिर मान लीजिए मॉनिटर जो हैं वो बना देते हैं। लेखक के मन में यहाँ थोड़ी सी एक प्रकार से आपस में ईर्ष्या आती है कि मैं बड़ा था, पिछली स्कूल या पिछली कक्षा में मुझे निकाल दिया गया था, इसमें पीछे रह गया, मुझे कक्षा प्रमुख बनने का हक है, हकदार हूँ मैं। शीघ्र समझ में आता है कि अपने पास टाइम कम है और पढ़ाई में रुचि रखना है। धीरे धीरे वसंत पाटिल से लेखक अपना जो है आनंद यादव, इनसे दोस्ती हो जाती है। फिर कक्षा में एक तरफ ये गणित की कॉपियाँ चेक करते हैं और दूसरी तरफ आनंद यादव जो हैं वो भी चेक करते हैं, दोनों जी लगाकर पढ़ाई करते हैं। और वसंत पाटिल का इतना प्रभाव होता है आनंद यादव के जीवन पर कि वो बहुत ज़्यादा उनका अनुसरण करते हुए गणित में बहुत होशियार हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सौदल गेकर जो हैं वे जब कविता वाचन करते मराठी में तो खुद ही एकदम भाव विभोर हो जाते और मस्त हो जाते। कहने का अर्थ है कि वो खुद इतनी लय में गाते गाते खुद भूल जाते। इनके गायन को देखकर लेखक की आनंद यादव के मन में छवि, दिमाग में छवि आती है कि जब मेरा शिक्षक जो है हार्ड मास का, मेरा शिक्षक हार्ड मास का पुतला है, यदि वह कविता कर सकता है तो मैं कविता क्यों नहीं कर सकता। सौदल गेकर ने एक बार अपने दरवाजे पर लगी मालती की बेल पर कविता लिखी थी। मालती की बेल पर लेखक कहता है कि मैंने वह कविता और बेल दोनों देखी थी और अपने शिक्षक कवि सौदलगर को देखकर अनुसरण करके उनसे सीखा था। और फिर क्या है कि जब कविता में लेखक की रुचि हो जाती है, कविता लेखन में, कविता में रुचि के बाद दो शक्तियां जो हैं, कितनी शक्तियां, दो शक्तियां प्राप्त हुई। किसको, लेखक आनंद यादव को। ये दो शक्तियां क्या थी, कविता के प्रति लगाव या कविता के प्रति रुचि से पहले लेखक को प्राय अकेलापन खटकता था। अकेलापन जो है उसे बोर लगता, बोरिंग होता वो अकेला। वो चाहता खेत में पानी देते समय, पशुओं को चराते समय कि कोई मेरे साथ होना चाहिए, मेरे से हंसी मजाक करने वाला होना चाहिए। लेकिन अब कविता के प्रति रुचि होने के बाद लेखक जो है अब चाहता है कि उनके पास कोई नहीं रहे, क्योंकि अब वो अकेला जो है, अब इसको हटा देते हैं, अकेले में वह जो है आराम से अभिनय कर सके, कविता का गायन कर सके और कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। और लेखक कहता है कि मैं मिट्टी पर, नीचे जमीन पर हैं जैसे मेरे पंख निकल आए हो। लेखक आनंद यादव ने ये बात किस संदर्भ में की है कि जैसे मेरे पंख निकल आए हो। लेखक जब कविता करने लगा, कविता लिखने लगा, कविता का लेखन कार्य करने लगता है तो वो क्या करता है, खेत में प्राय संसाधन नहीं होते थे। खेत में जब वो ढोर चराता, ढोर का अर्थ क्या है, पशु, ढोर का अर्थ क्या ले लेंगे जी, पशु। जब वह पशु चराता तो पाठ में चित्र दिया हुआ है भैंस का, जहाँ उसके ऊपर अपने तिनके से या लकड़ी के छोटे टुकड़े को, घास का तिनका जो होता है उससे उस चमड़ी के ऊपर लिखते हैं तो एक प्रकार की आकृति अपने सामने आ जाती है, वहाँ लिखता। या फिर मिट्टी में कविता लिखता, पंक्ति लिखता, छंदबद्ध करता। जब उसे याद हो जाती तो मिट्टी में वो क्या करता, मिटा देता, आराम से खुले में गाता। कई बार क्या है, रविवार की छुट्टी के दिन वो कविता लिखता तो सोमवार के सुबह स्कूल खुलने तक उसे इंतजार नहीं होता, तो वो फिर क्या है कि गुरुजी के घर ही चला जाता और पूरी रात कविता के ऊपर, कई बार तो महफिल चलती। गुरुजी बताते कि कहाँ किस जाति के छंद की रचना करनी चाहिए, कौन सा लय है इसका, क्या गति है, यति है, शब्दों का आगे पीछे क्रम। ये उनके शिक्षक सौदेलगर जो होते हैं कविता के प्रति एक एक बारीकियों का विश्लेषण करते हुए लेखक का या अपने आनंद यादव का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जब वो कोई अच्छी कविता करते तो गुरुजी प्रार्थना सभा में सबके सामने उनकी कविता जो थी प्रस्तुत करते और आनंद यादव जो है उनसे कहते कि आप कविता का गायन कीजिए, अपनी कविता सुनाइए। जब वो कविता सुनाते तो तालियों की गड़गड़ाहट से या फिर मान लीजिए उनको गाने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती, उनसे लगता कि अब मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे मेरे पंख निकल आए हो, मन में मधुर संगीत बज रहा हो। पाठ के अंत में जो पंक्तियां दी हुई है सबसे अंत में, ये किस संदर्भ में की गई है,
जब सौदेलकर आनंद यादव को बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को कविता करनी चाहिए, यथार्थ कविता में किस प्रकार की जाति का छंद का प्रयोग हो, कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, कहाँ आवाज़ किस प्रकार की होनी चाहिए। जब लेखक एक एक चीज़ में सिद्धहस्त हो जाता है और बहुत सावधानी पूर्वक कविता रचने लग जाता है, तो उसे लगता है कि फिर जैसे मेरे मन में कोई मधुर संगीत बज रहा हो, यानी वो अपनी कविता गायन में एकदम सिद्धहस्त होते हैं। उस समय उनको ऐसी अनुभूति होती है। कविता लेखन में लगाव से पूर्व और लगाव के बाद की मनोदशा जो है, वो बताइए लेखक की क्या मनोदशा रही होगी। कविता के प्रति लगाव से पूर्व है नंबर 1, और बाद की स्थिति जो है नंबर या मनोदशा जो है 2। पहली स्थिति में कवि कहता है कि मैं खेत में पानी देता, क्यारियों में, या फिर ढोर चराता, खेत का काम करता, तो मुझे अकेलापन खटकता। मुझे लगता कि मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, गपशप करने वाला होना चाहिए। मैं खुद को अकेला अकेला महसूस करता। ये पहला स्टेप था। आगे बढ़ते हैं। बाद की स्थिति क्या है। जैसे कवि यानी अपना लेखक आनंद यादव कविता लिखने लग जाता है, तो वो चाहता है कि जितना हो सके मैं अकेला रहूं, क्योंकि अकेला रहेगा, आराम से कविता का गायन करेगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कविता का अभिनय करना, कविता को याद करना, लिखना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। वो अधिक से अधिक समय अब अकेले में महसूस करता है या बिताना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा शिक्षक हार्ड मास का पुतला है, धरती के ऊपर चलता फिरता। जब वो कविता कर सकता है, अपने गेट की जो बेल बताई थी मैंने मालती, उसके ऊपर कविता कर सकता है, तो मेरे और चारों ओर प्रकृति में पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, हवा, वायु, बहुत कुछ है, हवा, पानी, जिनके ऊपर मैं कविता लिख सकता हूँ। ये उनसे कविता की प्रेरणा जो है सौदेलकर से मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। जूझ रचना आज के युवाओं के लिए बन सकती है, या फिर युवा होते किशोरों के लिए क्या बन सकती है, तो हम कदम बन सकती है ये रचना जो है। अब अपन देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस पाठ के। आगे देखते हैं अपने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको। कविता लेखन में रुचि से पूर्व और बाद की लेखक की मनोस्थिति, ये अपन ने चर्चा कर ली, सभी के ध्यान में आ चुका है। वसंत पाटिल कौन थे, तो कक्षा के सबसे होशियार या होनहार छात्र थे, गणित में बहुत होशियार थे, और लेखक के उनको देखता है कि इनको मॉनिटर बना दिया गया। थोड़े समय के लिए ईर्ष्या आती है, लेकिन उनका अनुकरण करते हुए और उनके साथ मिलकर वो भी क्या है कि गणित में भी होशियार हो जाते हैं और दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। रतनपा लेखक के पिताजी हैं। रणनवरे थोड़े समय के लिए वामन कविता पढ़ाने वाले हिंदी के टीचर के रूप में। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते हैं। सौदेलकर जो हैं वो मराठी पढ़ाते हैं। दत्ताजी राव ने ही लेखक को पढ़ने में जो सहायता की थी, अर्थात पहले इनकी खेती किया करते थे इनके पिताजी। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गणना होती है। आनंद यादव को कविता लेखन की प्रेरणा किन से, तो अपने शिक्षक सौदेलकर से, जो खुद कवि भी थे। और किस तरह, अर्थात कि कवि कर सकता है कविता अपने गेट के ऊपर लगी लता की बेल पर, या फिर मान लीजिए हार्ड मास का पुतला है, वो भी चलता फिरता है, वो कविता लिख सकता है, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। फिर उनके सहयोग से, अर्थात उनके घर जाना, कविता सुनाना, जो कमी रहती शिक्षक उनके सौदेलकर जो होते वो बताते कि यहाँ आपकी कविता में ये मिस्टेक है, ये गलती है, यहाँ पर सुधार करना होगा। इस प्रकार से उनकी जो प्रेरणा है। लेखक के खेत में कोल्हू यानी गन्ने की जो निकालने वाली बात है, गुड़ की, वो सबसे पहले बाजार में सबसे पहले जाएगा, तो अच्छे भाव मिल जाएंगे। इस चलते उनके खेत में सबसे पहले कोल्हू का बेल होना, रात दिन मेहनत या परिश्रम में या फिर काम में लगे रहना, कोल्हू का बेल होना मुहावरा जो है। पिताजी के दावे का प्रत्युत्तर क्या दिया गया लेखक ने, अर्थात अचानक दावा बोल दिया कि ये सिनेमा देखने जाता है, जुए में सट्टे लगाता है, या फिर मान लीजिए कड़े बेच देता है। तो कहा कि एक दो बार कोई सट्टा लगा दिया या फिर एक दो बार सिनेमा देख लिया, गलती हो गई, और कड़े बेचता हूँ, पिताजी कपड़े दिलवाते नहीं है, इसलिए कपड़े खरीदने के लिए मैंने कड़े बेचे, दोबारा गलती नहीं होगी, जो प्रत्युत्तर दिया है। लेखक पाठशाला में पहले दिन उदास क्यों हुआ, अर्थात लेखक जाता है, कोई जान पहचान का व्यक्ति होता नहीं है, और फिर क्या है कि वो उदास हो जाता है। बच्चों का जो हमला होता है, कोई की भांति उसकी धोती खींचना, इस प्रकार से सारे बच्चे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनका मन उदास हो जाता है कि पहले दिन इस प्रकार का काम हो गया, पूरी साल इस विद्यालय में कैसे यापन होगा, या बर्ताव जो है बीतने वाला काम नहीं होगा, मैं पूरे वर्ष कैसे निकाल पाऊंगा यहाँ पे। लेखक को कब लगा कि उसके पंख निकल आए, और कब, दो प्रश्न साथ में रखे मैंने, और कब उनके मन में मधुर संगीत बजने लगता है, जब उनके कवि या शिक्षक सौदेलकर उनकी कविता को पढ़ते और फिर पूरे विद्यालय में सामूहिक रूप से सुनाते। कवि को लगता है कि वास्तव में कविता कर रहा हूँ, तो ऐसे लगा कि मेरे पंख निकल रहे हैं। उनकी कविता के प्रति रुचि जो थी बढ़ रही थी।
और जब वे कविता में सिद्धहस्त हो जाते हैं, पारंगत होते हैं, पाठ के अंत में दिया हुआ है, मेरे मन में मधुर संगीत बज रहा था। पाठशाला जाने की पिताजी ने क्या शर्त रखी सभी के ध्यान में है। और जूझ पाठ की मूल संवेदना क्या है, अर्थात बाल श्रम जो है, बच्चों को पढ़ाई छुड़ाकर खेती के काम में लगा देना, ये अभिभावक जो हैं, या फिर मान लीजिए एक बच्चे के बाल श्रम के ऊपर जो है, बाल श्रम का, या बच्चा किस प्रकार संघर्ष करता हुआ भी आगे बढ़ सकता है। जैसे लेखक खेत में भी काम करता है, फिर भी कविता लिखता है और पढ़ाई में भी होशियार होता है, तो यह तो एक बहाना होता है कि मेरे को खेत में काम करना होता है, घर का काम करना होता है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। अर्थात कोई व्यक्ति यदि मन में ठान लेता है तो फिर वो घर का काम करते हुए अनेक प्रकार के जीवन में कष्ट आए, संघर्ष आए, उनसे न घबराते हुए भी व्यक्ति विद्या अध्ययन कर सकता है और सिद्धहस्त हो सकता है। ये कविता जो है, लेखक की कविता के प्रति रुचि जो है, वो ये चीज़ बताती है कि ये कहानी या अपना जूझ उपन्यास का अंश जो है, ये जूझ पाठ हम युवाओं के लिए एक हम कदम का काम कर सकता है, अर्थात अपने को एक सीख मिल सकती है।